हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल थिंक स्मार्ट। अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि आपको इस मार्केट वोलेटिलिटी में कौन से फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कौन से फंड आपको अवॉइड करने चाहिए। तो उस वीडियो में मैंने आपको सजेस्ट किया था कि आप ब्लू चिप म्यूचुअल फंड को थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, पर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप एक बहुत अच्छा वेल डाइवर्सिफाइड ब्लू चिप म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करिए अपने लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए, ताकि आपके जो रिटर्न्स हैं वो स्टेबल भी रहें और आप मार्केट वोलेटिलिटी के रिस्क को भी अवॉइड कर सकें। तो मैंने उस वीडियो में मेंशन नहीं किया था कि आप कौन से म्यूचुअल फंड को अवॉइड कर सकते हैं या कौन से म्यूचुअल फंड ब्लू चिप म्यूचुअल फंड को आप बाय कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ब्लू चिप म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाली हूँ और रीज़न भी दूंगी कि क्यों ये फंड मेरा फेवरेट है, कितना वेल डाइवर्सिफाइड है, कौन कौन से स्टॉक्स इसके पोर्टफोलियो में इंक्लूडेड हैं, क्या रिटर्न्स आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू दी कैटेगरी एवरेज, क्या रिटर्न्स इसके रहे हैं एज़ कम्पेयर टू दी बेंचमार्क। और साथ ही साथ में एक और ब्लू चिप कैटेगरी का ही फंड लूँगी जो बहुत ही अच्छी एएमसी को बिलोंग करता है। मैं अगेन नाम नहीं लूँगी, बट हाँ मैं साथ ही साथ दोनों के पोर्टफोलियो का कंपैरिजन करूँगी स्पेसिफिकली, ताकि ये पता लग जाए आपको कि आपको ब्लू चिप म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते टाइम पोर्टफोलियो का कितना ख्याल रखना है। तो कितना वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, कौन से स्टॉक्स है, कौन सा सेक्टर एलोकेशन है, ये भी आपके रिटर्न्स को और आपके पोर्टफोलियो को, आपके जो भी इन्वेस्टमेंट है उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो चलिए मैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल आपके साथ में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करती हूँ, साथ में पोर्टफोलियो का कंपैरिजन भी मैं शेयर करूँगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी जर्नी में मुझे सपोर्ट करिए। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड की डिटेल्स डिस्कस करने से पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये फंड क्यों मैंने चूज़ किया, क्योंकि लास्ट 2 ईयर से ये फंड नंबर 1 रैंकिंग पे है और लास्ट 3 और 5 ईयर्स की जो इसकी रैंकिंग है वो अंडर 5 है। ये एक कंसिस्टेंट परफॉर्मिंग ब्लू चिप इक्विटी फंड है जहाँ पे बाकी के जो कैटेगरी एवरेज के रिटर्न्स है उसको भी इस फंड ने बीट किया है। और दूसरा, इसका पोर्टफोलियो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है और बहुत ही वेल डाइवर्सिफाइड है, जो मैं आगे डिस्कस करने वाली हूँ। और इसके अलावा इसने बेंचमार्क को कितने रिटर्न से बीट किया है, इसका एसआईपी के रिटर्न्स कैसे आए हैं और लमसम के रिटर्न्स भी कैसे आए हैं, वो भी मैं सब डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसके लॉन्च डेट है 1 जनवरी 2013। AUM इसका करेंटली है 33,739 करोड़ का। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का है 1.05% और एग्जिट लोड है 1% सोल्ड बिफोर 365 डेज। उसके बाद में एसआईपी रिटर्न्स अगर हम देखेंगे तो लास्ट 1 ईयर के 2.43% है, लास्ट 2 ईयर्स के 11.68 है, 3 ईयर्स के 18.08 है, 5 ईयर्स के 14.76% है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि अगर ब्लू चिप कैटेगरी के किसी फंड ने लास्ट 3 और 5 ईयर्स में 18% और 14% रिटर्न दिए हैं, इसका मतलब वो बहुत ही अच्छा परफॉर्मिंग फंड रहा है इस कैटेगरी में। लमसम की अगर मैं बात करूं तो लमसम हम जब कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे मैंने कैटेगरी एवरेज भी लिया हुआ है, यानी कि सेम कैटेगरी में बाकी जो फंड्स हैं उनका कितना एवरेज रिटर्न आया है और उसके कंपैरिजन में इस फंड ने कितना रिटर्न हमें जनरेट करके दिया है। आप देखेंगे कि लास्ट 1 ईयर में ज़्यादातर ब्लू चिप फंड्स जो हैं, या मैक्सिमम मैं कहूँ सारे ही ब्लू चिप फंड्स में नेगेटिव रिटर्न्स आया है, क्योंकि ग्रोथ स्टॉक्स की ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है। यहाँ पे कैटेगरी एवरेज लास्ट 1 ईयर में -5.45% से डाउन है, जबकि ये फंड सिर्फ -1.24% ही डाउन है। कैटेगरी एवरेज की लास्ट 2 ईयर्स की रिटर्न है 21.27, जबकि इस फंड की 24.93 है। लास्ट 3 ईयर्स में कैटेगरी एवरेज का 15.46% है, इस फंड का 16.93% है और लास्ट 5 ईयर्स के रिटर्न्स है 11.88%। अब हम अगर इसके निफ्टी 100 जो बेंचमार्क है उसके कंपैरिजन में रिटर्न्स देख लेते हैं, तो रिटर्न्स जो बेंचमार्क के कंपैरिजन में तो बीट किया ही किया है, पर आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको लगेगा कि बेंचमार्क के आसपास ही इस फंड के भी रिटर्न्स हैं, पर जब आप बाकी फंड्स के कंपैरिजन में इस फंड को कंपेयर करेंगे तो बाकी जो ब्लू चिप कैटेगरी के फंड्स हैं
मैक्सिमम फंड्स ने अपने बेंचमार्क को भी बीट नहीं किया है लास्ट 1, 2 और 3 इयर्स में। तो इसका मतलब ये फंड काफी अच्छा परफॉर्म कर ही रहा है। नंबर ऑफ स्टॉक्स इसमें 71 है। मैं आपको बता देती हूँ कि कैटेगरी एवरेज का जो नंबर ऑफ स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है वो 50 का है, इस फंड का 71 है, जो कि मुझे बहुत ही अच्छी चीज लगी, क्योंकि जब मार्केट वोलेटिलिटी इतनी ज्यादा हाई है तो वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के होने से एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिल जाता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टॉक्स का सिलेक्शन 71 है, और जो स्टॉक सिलेक्शन मैं आपको बताने वाली हूँ वो भी काफी इसमें अच्छा है। यहाँ पे लार्ज कैप, ऑब्वियसली ये क्योंकि लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड है तो यहाँ पे 76.54% का लार्ज कैप है। टॉप 5 स्टॉक्स का वेट है 38.25 और टॉप 10 स्टॉक्स का वेट है यहाँ पे 56.23। अब मैं इसकी टॉप 10 होल्डिंग्स के ऊपर डिटेल में बात करती हूँ। यहाँ पे मैंने आपको जैसे कि बताया कि टोटल नंबर ऑफ स्टॉक 71 है, उसमें से सबसे पहले आता है आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड। 9.74% का इसका होल्डिंग है, और हम सभी को पता है कि लास्ट 1 ईयर में आईसीआईसीआई बैंक ने एक पॉजिटिव रिटर्न दिया है, और वो भी बहुत अच्छा खासा, दैट इज 19.78%। उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का 7.85% एलोकेशन है, एचडीएफसी का 7.83, इन्फोसिस का 6.83% का। अब लास्ट 3 इयर्स में ये सारे के सारे ही स्टॉक्स नेगेटिव हैं। अब ये भी हमें देखना चाहिए कि कौन सा स्टॉक की होल्डिंग परसेंटेज कितनी ज्यादा है, साथ ही साथ ये भी देखना चाहिए कि वो स्टॉक पर्टिकुलरली कितना डाउन है अपने रिटर्न्स में। तो यहाँ पे -11% एंड 13% से डाउन है ये स्टॉक्स। एल&टी की अगर मैं बात करूं तो इसकी परसेंटेज होल्डिंग है 6%, जबकि एल&टी ने लास्ट 1 ईयर में पॉजिटिव रिटर्न दिया है 7.77। एक्सिस बैंक ने भी पॉजिटिव रिटर्न जनरेट किया है 0.57। भारतीय एयरटेल ने भी एक अच्छा पॉजिटिव 12.31% का रिटर्न जनरेट किया है। यहाँ पे एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भी है जो एसबीआई लाइफ है, उसका भी परसेंटेज होल्डिंग अच्छा है 3.33%, उसका भी एक पॉजिटिव रिटर्न है 0.49% लास्ट 1 ईयर में। मारुति सुजुकी का बहुत ही अच्छा रिटर्न है लास्ट 1 ईयर में 15.83, और उसका परसेंटेज होल्डिंग है 2.86। यहाँ पे लास्ट में एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड है जिसका 2.5% का होल्डिंग है, उसने -20.19% का लास्ट 1 ईयर में रिटर्न दिया है। तो मैंने यहाँ पे लास्ट 1 ईयर रिटर्न्स क्यों शो किए हैं होल्डिंग के सामने, ये बताने के लिए कि ज्यादातर स्टॉक्स जो यहाँ पे टॉप 10 होल्डिंग्स में है, ज्यादातर स्टॉक्स का परफॉर्मेंस अच्छा ही रहा है लास्ट 1 ईयर में। अगर कुछ स्टॉक्स का परफॉर्मेंस गिरा भी है तो वो भी इतना ज्यादा नहीं गिरा है। एक तो स्टॉक्स को अगर हम छोड़ दें तो बहुत ज्यादा यहाँ पे स्टॉक्स में डाउनफॉल देखने को नहीं मिला है। दैट इज वाई इसका जो टॉप 10 स्टॉक्स का होल्डिंग है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 56 to 57% है टोटल होल्डिंग्स का, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी वजह से ये फंड अपने आप को डाउन मार्केट में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस ये फंड दे पाया है। अब मैं इसी फंड का कंपैरिजन एक दूसरे ब्लू चिप कैटेगरी के फंड से कर रही हूँ। तो यहाँ पे राइट साइड में आपको दिखेगा एक दूसरा फंड जो एनोनिमस है, मैंने उसका नाम नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे। ये भी ब्लू चिप फंड ही है, बहुत ही टॉप एएमसी का ही ये पोर्टफोलियो है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले तो पोर्टफोलियो होल्डिंग्स में सिर्फ 37 स्टॉक्स ही हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो हो जाता है। 37 मतलब कि जो आईसीआईसीआई ब्लू चिप के 71 स्टॉक्स हैं उसका ऑलमोस्ट हाफ है ये। तो पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन होने की वजह से जब मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है तो फंड अपने आप को अच्छा, जो डाउन मार्केट होता है उसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं, और इसीलिए उनकी लास्ट 1, 2, 3 ईयर्स के रिटर्न भी बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं दिखाऊंगी आपको, क्योंकि दोनों ही ब्लू चिप कैटेगरी के फंड है, लेकिन आप देखिए कि सिर्फ 4 स्टॉक्स ही दोनों में टॉप 10 होल्डिंग्स में कॉमन है। बाकी आईसीआईसीआई ब्लू चिप के जो भी स्टॉक्स हैं उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, जबकि ये जो पोर्टफोलियो आप देखेंगे इसके मैक्सिमम स्टॉक्स में नेगेटिव रिटर्न्स ही आए हैं,
और दूसरा यहाँ पे सेक्टर का थोड़ा सा ओवरवेट भी है। यहाँ पे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स में 40% होल्डिंग है। एक पर्टिकुलर सेक्टर में जब आप इतना सारा होल्डिंग अपना रखते हैं, जब वो पर्टिकुलर सेक्टर परफॉर्म नहीं करेगा तो डेफिनेटली आपका फंड का जो भी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस है वो भी इम्पैक्ट होगा। तो यहाँ पे जो ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, इन्फोसिस लिमिटेड, ये 4 स्टॉक्स कॉमन है। अब मैं दिखाती हूँ आपको कि किस तरह से पोर्टफोलियो का रिटर्न्स के ऊपर कैसे इम्पैक्ट आ जाता है। यहाँ पे आप देखिए टॉप 2 होल्डिंग्स में यहाँ पे ऑलमोस्ट 9.5% है, तो बजाज फाइनेंस का भी 9.5% का होल्डिंग यहाँ पे है। और बजाज फाइनेंस के लास्ट 1 ईयर के रिटर्न जो है वो -7.44% है, विच इज स्टिल ओके। -7% इज स्टिल ओके क्योंकि अभी लास्ट 1 ईयर में सारे ही स्टॉक्स का परफॉर्मेंस डाउन ही है। पर अगर आप यहाँ देखेंगे एवेन्यू सुपरमार्ट्स का, जिसका परसेंटेज होल्डिंग काफी अच्छा है 7.44%, उसका लास्ट 1 ईयर का रिटर्न -18.88% में, तो ऑलमोस्ट 19% से ये डाउन है। तो यहाँ पे आप ये स्टॉक्स जब देखेंगे, HDFC बैंक, फिर इन्फोसिस, उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक, TCS की भी इसमें अच्छी खासी होल्डिंग है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो यहाँ पे सारे के सारे स्टॉक्स आपको दिखेंगे कि सबके नेगेटिव रिटर्न्स हैं और अच्छे खासे नेगेटिव रिटर्न्स हैं। सिर्फ महिंद्रा एंड महिंद्रा जिसका एलोकेशन बहुत ज्यादा कम है उसका पॉजिटिव रिटर्न है, और लास्ट में L&T जिसका अगेन एलोकेशन कम है उसका रिटर्न पॉजिटिव है। तो टॉप 10 होल्डिंग्स भी बहुत ज्यादा मैटर करती है कि आपने सेक्टर वाइज एलोकेशन क्या रखा है, प्लस आपने कौन से स्टॉक्स अपने टॉप 10 होल्डिंग्स में सिलेक्ट किए हुए हैं। अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका 60% पोर्टफोलियो तो यूं ही परफॉर्म नहीं करता और आपको रिटर्न्स जो है वो नहीं देखने को मिलते। तो एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो और एक अच्छा स्टॉक सिलेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है आपको डाउन मार्केट में परफॉर्मेंस देने के लिए। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी थोड़ी कि आपको किस तरह से अपना ब्लू चिप म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना है। सो ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली हमें अवॉइड ही कर देना है कि इस कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, बट थोड़ा सा ध्यान से और समझ के हमें इन्वेस्टमेंट करना है। तो मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।